हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भरोसे सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप भाग 3 का हम अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 1 और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 2 का हम अध्ययन कर चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत आज हम क्रांतियों का युग 1830 से 1848 का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व की परिस्थितियों को एक बार हम समझ लेते हैं। 1815 में इंग्लैंड, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं द्वारा नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया जाता है और नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में राजतंत्र की रूढ़िवादी व्यवस्थाएं पैर पसारने लगती हैं। नेपोलियन के शासन के दौरान फ्रांस ने यूरोप के अधिकांश भागों को जीत लिया था और इसके साथ ही क्रांतिकारी विचारधाराएं यूरोप के विभिन्न भागों में फैल गई थी। लेकिन नेपोलियन का जब पतन होता है, उसके बाद यूरोप पुनः एक बार निरंकुश राजतंत्र की तरफ वापसी करता है। रूढ़िवादी लोग यूरोप में राजा के शासन, चर्च का प्रभाव और पुरातन व्यवस्थाओं को पुनः कायम करना चाहते हैं, जिसके कारण से यूरोप में क्रांतियों का जन्म होता है। तो चलिए समझते हैं आज के वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है यूरोप के क्षेत्रों में क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादियों द्वारा किया जाना। उदारवादी और राष्ट्रवादियों में यूरोप का शिक्षित मध्यम वर्ग शामिल था। इसके अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड के जो भाग थे, यहाँ पर उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम कि किस प्रकार से क्रांतियों का दौर 1830 से 1848 के बीच चलता है। प्रथम विद्रोह जो है फ्रांस में जुलाई 1830 में होता है। प्रथम विद्रोह जो फ्रांस में जुलाई 1830 में होता है, उस विद्रोह के द्वारा बुर्बो राजवंश की शासन व्यवस्था को फ्रांस से उखाड़कर फेंक दिया जाता है, जो नेपोलियन के पतन के बाद शुरुआत हुई थी। अगला परिवर्तन क्या होता है कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है और लुई फिलिप को अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसके द्वारा फ्रांस में व्यवस्थाओं का संचालन होता है। मेटरनिक ने यह कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये तथ्य वास्तव में बहुत ही प्रासंगिक है। अब इसके बाद फ्रांस की जुलाई क्रांति का यूरोप पर किस प्रकार का असर पड़ता है, इसका अध्ययन करते हैं कि फ्रांस की जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में विद्रोह भड़कता है और यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से ब्रसेल्स अलग हो जाता है। और जब ब्रसेल्स इससे अलग होता है तो इसका व्यापक असर जो है पूरे यूरोप पर पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु का हम अध्ययन करते हैं, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और 1821 में यूनान में
विद्रोह भड़क उठता है। यूनान में जब विद्रोह भड़कता है तो यूरोप के उदारवादी और राष्ट्रवादी लोगों का झुकाव यूनान की तरफ होता है और वो यूनान की आज़ादी के पक्षधर रहते हैं। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है और यूनान को राष्ट्र की मान्यता मिल जाती है। तो हम ये बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखते हैं और कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसको समझते हैं। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या है इसको यहाँ पर समझते हैं। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रीय भावना को गढ़ने में योगदान दिया। दुनिया में जितनी भी क्रांतियाँ हुई उन सभी क्रांतियों में कला का, काव्य का, किस्सों का, कहानियों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति में भी कवियों, लेखकों और विचारधाराओं का व्यापक असर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से दुनिया में जहाँ जहाँ पर क्रांति हुई उन क्रांतियों में कवियों, लेखकों और विचारकों के विचार जो हैं क्रांति की विचारधारा को प्रबल बनाते हैं। अब रूमानीवाद क्या है ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। अब वो खास तरह की राष्ट्रीय भावना क्या है इसको समझते हैं कि आमतौर पे रूमानी कलाकारों और कवियों द्वारा विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की गई। रूमानी कलाकारों ने विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उसके स्थान पर भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। अब यहाँ पर जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड के विचारों को समझना बहुत जरूरी है। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि योहान गॉटफ्रीड के विचार क्या थे। सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। तो रूमानीवाद जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अब यूरोप में और कौन से परिवर्तन होते हैं? भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 का जो दशक है वो यूरोप में भारी कठिनाइयों को लेकर आता है। अब यूरोप में किस प्रकार की भारी कठिनाइयों को लेकर आता है इसको समझते हैं। जो यूरोप है उसमें जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, ग्रामीण आबादी धीरे धीरे शहरों की ओर पलायन करती है और शहरों की गरीब बस्तियों में आकर निवास करने लगती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी रहती है और इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति होती है उसका असर अब पूरे यूरोप पर दिखाई देता है। यूरोप में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है क्योंकि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का अपना ही विशिष्ट स्थान है। तो यूरोप के जो देश होते हैं उसका सामना नहीं कर पाते हैं और जो कपड़ा उद्योग रहता है वो यूरोप में संकट का सामना करने लगता है। अगला बिंदु देखते हैं कि यूरोप में जहाँ कुलीन वर्ग रहता है, जहाँ जहाँ पर कुलीन वर्ग सत्ता में रहता है वहाँ पर कृषक जो है सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होते हैं। आपने फ्रांस की क्रांति के दौरान भी ये देखा था कि जो सामंती व्यवस्था रहती है उसे के कारण से किसानों की स्थिति बहुत दयनीय बन जाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, खाने पीने की चीज़ों का मूल्य बढ़ना, फसल खराब होने के कारण गांव और शहरों में गरीबी फैलना। इस प्रकार से यूरोप की स्थितियों में बहुत परिवर्तन आता है। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है इसका अध्ययन करते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं 1848 उदारवादियों की क्रांति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझते चलिए। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इससे प्रश्न जरूर बनेंगे। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1848 में यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी के कारण किसान विद्रोह कर रहे थे। यूरोप के जो हालात बने थे
उसकी बदौलत पूरे यूरोप में किसान विद्रोह कर रहे थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे जरूर आप कोड कर लीजिएगा। फरवरी 1848 की घटनाओं से फ्रांस के राजा, परीक्षा में पूछा जाता है कि फरवरी 1848 की जो घटना हुई उस समय फ्रांस का राजा कौन था, तो फ्रांस के राजा लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी और फ्रांस जो है एक गणतंत्र बन गया। हमने 1789 की क्रांति को देखा था कि फ्रांस में जब 1789 की क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस में संविधान बना था और फ्रांस एक गणतंत्र बना था, लेकिन उसके बाद फ्रांस की स्थितियों ने फिर करवट ली और परिस्थितियां फिर जाकर 1848 में बदलती हैं। अब इस घटना का यूरोप पर और कौन कौन सा असर पड़ता है इसको यहाँ पर देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इस बिंदु को बहुत आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं थे, संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया गया। यानी यूरोप के अन्य भाग जहां पर राष्ट्र और राज्य अभी तक अस्तित्व में नहीं थे, उसे संविधान की एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। वो कौन कौन से भाग थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन। तो यहाँ पर जो है 1848 की घटना का व्यापक असर हुआ और यहाँ पर संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने, इसे समझ लीजिएगा, फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन असेंबली के पक्ष में मतदान किया। तो आज के वीडियो में हमने 1830 से 1848 के बीच जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसको समझने का प्रयास किया। इसके बाद जो परिस्थितियां घटित होती हैं उसके बाद जर्मनी और इटलीकरण का एकीकरण होता है, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको इससे जुड़े प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के वीडियो भी लाने का प्रयास करूंगा, ताकि परीक्षाओं में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जर्नल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।